हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज वीडियो सेशन। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक। वी आर स्टडिंग गोज लॉ और गोज लॉ में आज हमें गोज लॉ को प्रूव करना है कि गोज लॉ में हम कहते हैं कि फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन में एप्सिलॉन और टाइम ऑफ चार्ज इंक्लूड इन गॉसियन सरफेस। तो इस चीज को आज हम प्रूव करेंगे और साथ ही साथ आज की क्लास में हम कूलम्ब्स लॉ को भी डिराइव करेंगे गोज लॉ की हेल्प से। So beta, first of all, before starting this topic, we will do a recap. हम एक recap करेंगे। जब से हम गोज लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टडी करते हैं तो किन किन चीज़ों को हमने पढ़ा है उसको जान लेना बेहद जरूरी है। सबसे पहले हमने एरिया वेक्टर को स्टडी किया था। एरिया वेक्टर को एस वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपने देखा था एरिया वेक्टर को हम टू केस में स्टडी करते हैं, 2D और 3D सरफेस में। 2D की केस में कोई भी आप क्या करो, कोई एक रेक्टेंगुलर सीट ले लो। फॉर एग्जांपल ये एक रेक्टेंगुलर सीट है, ठीक है। ये ऐसे रेक्टेंगुलर सीट है, बोर्ड पे परपेंडिकुलर रखी हुई है। तो इस केस में एरिया वेक्टर ड्रॉ करना हो तो ये रेक्टेंगुलर सीट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, इस साइड में और इस साइड में। हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप एक एरिया वेक्टर यहाँ ड्रॉ कर सकते हो S1 वेक्टर, दूसरा यहाँ S2 वेक्टर। मतलब किसी भी सरफेस पे एरिया वेक्टर ड्रॉ करना होता है तो हम उस सरफेस पे क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ओके। फिर दूसरे केस में 2D सरफेस में हमने ये किया। फिर क्या 3D के केस की बात करें, 2D सरफेस को हम एक और नाम भी देते हैं, इसको याद रखना है अच्छे से, ओपन सरफेस। क्या बोलते थे हम, ओपन सरफेस। और वही 3D को क्या बोलते थे, क्लोज सरफेस। ठीक है बेटा। सो 3D सरफेस की बात करें तो 3D सरफेस आपके पास क्या है, आपके पास कोई एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है। और सिलेंडर का ये वाला जो एंड कैप है ये भी क्लोज है, क्योंकि क्लोज सरफेस में क्या रहता है, क्लोज। ठीक है। सिलेंडर भी दो केस बनेंगे, एक ओपन सिलेंडर, एक क्लोज सिलेंडर। मान लो कि एक सिलेंडर है आपके पास में और उसकी ये वाले जो फेसेस है ये ओपन है, तो वो क्या है, वो 2D रहेगा, 2D सरफेस होगा। और कोई भी सिलेंडर है, ये वाले सरफेस उसके क्या है, क्लोज हो जाएंगे, तो ये 3D सरफेस काउंट होगा। सो यहाँ पे हमें एरिया वेक्टर ड्रॉ करना हो तो सिलेंडर पे एक एरिया वेक्टर यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, एक सिलेंडर का ही पार्ट है, ठीक है। और ये वाला भी देखो, ये सिलेंड्रिकल शेप में है, ये वाला भी क्लोज सरफेस है देखो। और यहाँ पे सेम इसकी कैप में लगा दूंगा तो ये ऐसा ही हो जाएगा। ओके। सो इस वाले सरफेस पे एरिया वेक्टर ड्रॉ करना हो तो हम क्या करेंगे, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। सो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एक एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, S1 वेक्टर ये हो जाएगा। आप ये आपके पास में जो सिलेंडर है उसके यहाँ नीचे वाले सरफेस पे भी तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। सो एक एरिया वेक्टर आप यहाँ नीचे की तरफ दिखा सकते हो, ठीक। फिर देखो ये जो सिलेंडर होता है इसका जो एंड कैप होता है, एंड कैप पे एरिया वेक्टर कैसे ड्रॉ करोगे, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो एंड कैप पे, क्योंकि क्लोज सरफेस होना चाहिए। यू गेटिंग माय पॉइंट। सो आप क्या करोगे, यहाँ पे एरिया वेक्टर ड्रॉ करने की बात करें इस वाले सरफेस पे तो S3 वेक्टर ये हो जाएगा, इस वाले सरफेस पे क्या हो जाएगा, S4 वेक्टर। तो एरिया वेक्टर आपको अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है बेटा। फिर क्या है बेटा आपके पास में, हाँ, एक ओपन सरफेस की बात कर रहे थे तो एक मेरे पास सिलेंडर ऐसा भी हो सकता है, ये सिलेंडर आप यहाँ पे लिख लो, ये कौन सा सिलेंडर था, क्लोज सिलेंडर, क्लोज सिलेंडर। और दिस वन इज ओपन सिलेंडर। ओपन सिलेंडर 2D का केस है, ठीक है। इनमें आप यहाँ डिफरेंशिएट कर लो इसको। दिस वन इज ओपन सिलेंडर। सो बेटा यहाँ पे मेरे को एरिया वेक्टर ड्रॉ करना पड़े तो मैं एक तो एरिया वेक्टर यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ ओपन सिलेंडर पे, S1 वेक्टर, और दूसरा क्या है, S2 वेक्टर। यहाँ एरिया वेक्टर ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे कोई सरफेस ही नहीं है, ठीक है ना, खाली जगह है। सो ये आपको ओपन और क्लोज सिलेंडर का डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है बेटा। फिर हमने एरिया वेक्टर के बाद में फ्लक्स स्टडी किया था।
फ्लक्स आपने देखा था कि फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और फाई क्या होता है, ये डॉट प्रोडक्ट होता है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, फ्लक्स होती है, ये हमने स्टडी किया था। और फ्लक्स क्या होता है, किसी भी 2D या 3D ओपन या क्लोज सरफेस से नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती है, या उनका नॉर्मल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट करता है। और डिटेल में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जानकारी चाहिए तो मेरे प्रीवियस वीडियो आप देख लेना, किसी ने अभी तक नहीं देखी है तो। सो बेटा क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की। फिर हमने कुछ एक केस ऐसा भी देखा था कि जैसे हमारे पास ये कोई एक 2D या 3D कोई भी, फॉर एग्जांपल ये 2D सरफेस है, दिस वन इज 2D सरफेस, और इस 2D सरफेस में से क्या पास कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है। बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने ई इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टिट्यूट किया है। और मान लो कि मैं कहूं कि ये जो एक ब्लैक कलर से मैंने एक जो स्मॉल सरफेस दिखाया है, इसमें से कितना फ्लक्स पास होगा। ओके, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा। अब ये जो मैंने ब्लैक कलर से जो ये बाउंड्री बनाई है, इससे कितना एरिया है, इसका स्मॉल सरफेस एरिया है, सपोज करो कितना है, ds है। और इसका एरिया वेक्टर कहाँ बनेगा, एरिया वेक्टर बनेगा इस डायरेक्शन में, एस वेक्टर, इस सरफेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, वो भी इसी डायरेक्शन में है। सपोज करो या कोई एंगल हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फ्लक्स तो कॉन्स्टिट्यूट होगा। यहाँ पे स्मॉल सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एंगल पे पास करेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नॉर्मल कंपोनेंट फ्लक्स क्रिएट करेगा। सो इस स्मॉल सरफेस में फ्लक्स कितना होगा, स्मॉल सरफेस मतलब कि ये जो स्मॉल सरफेस है, जो ds सरफेस एरिया है, इसमें से फ्लक्स कितना होगा, स्मॉल फ्लक्स होगा d फाई। सो आपने देखा था फॉर स्मॉल फ्लक्स, फॉर स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके, तो वो कितना होगा d फाई। और d फाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, e वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, उस पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसी पॉइंट को डिस्कस करने के लिए मैंने आपको ये रिकैप करवाया है। सो एक बात बताओ, फिर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़े इस 2D सरफेस का, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ 2D सरफेस, ये जो 2D सरफेस है इसका कंप्लीट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको फाइंड आउट करना हो, तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा बोथ साइड, डी फाई आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो दोनों तरफ आपने इंटीग्रेट कर दिया, ओके। फिर अब क्या है कि ये जो मेरा 2D सरफेस मैंने जो यहाँ पे लिया था, अब मान लो कि यहाँ पे मैंने एक कोई 3D सरफेस लिया है, कोई क्लोज सरफेस है। अब यहाँ पे बोर्ड पे तो ऐसे ही ड्रॉ होगा, ऐसे ही 2D होगा, ऐसे ही 3D होगा, क्योंकि बोर्ड तो प्लेन है ना। सो देखो, मान लो यहाँ पे आपके पास में क्लोज सिलेंडर है, तो क्लोज सिलेंडर के केस में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और यहाँ पे पर्टिकुलर जोन है, पर्टिकुलर एरिया है, उसमें से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, पर नॉर्मली पास कर रही है, तो वो फ्लक्स कॉन्स्टिट्यूट करेगी। सो जिस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करी वो स्मॉल एरिया कितना है, ds। और ds वेक्टर, इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या रहेगी, ये वाली रहेगी, ds वेक्टर की डायरेक्शन। सो इसको भी आप ds वेक्टर लिख दो, इसको भी ds वेक्टर, इसको भी ds वेक्टर, ठीक है। स्मॉल सरफेस एरिया है, उसको ds से रिप्रेजेंट करते हैं। सो बेटा क्या है कि अब मेरे को अब यहाँ पे फ्लक्स निकालना हो, ये मेरे पास 3D सरफेस है, इसका डिफरेंस समझना आपको, 2D और 3D का इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है। सो मेरे पास जो 3D सरफेस है ये क्लोज सरफेस होता है। सो इस केस में मेरे को फ्लक्स निकालना पड़े तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स
स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ds वेक्टर, मतलब जो स्मॉल सरफेस एरिया है इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बनेगा बेटा, d5 होगा, और वो क्या होगा, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, क्योंकि स्मॉल एरिया में से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी तो फ्लक्स क्या है, कम क्रिएट होगा, स्मॉल होगा। लेकिन मेरे को क्या करना है, इस पूरी 3D क्लोज सरफेस का निकालना हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो मैं क्या करूंगा, देन आई हैव टू डू, क्या करना पड़ेगा बेटा, देन वी विल डू इंटीग्रेट बोथ साइड फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इंटीग्रेट बोथ साइड, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप इसका लिखो ना, फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस या 3D सरफेस। अब आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो आपने दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमने इंटीग्रेशन किया था, यहाँ इंटीग्रेशन हमने 2D सरफेस का किया था, और यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं 3D सरफेस का, तो दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए इंटीग्रेशन के ऊपर मैं सर्कल मार्क कर दूंगा, मतलब एक सर्कल बना देंगे। इसका मतलब क्या है, ये 3D सरफेस के लिए ये वाला फॉर्मूला फ्लक्स का किस सरफेस के लिए रहेगा, 3D सरफेस के लिए रहेगा, और ये वाला फॉर्मूला किस सरफेस के लिए रहेगा, 2D सरफेस के लिए। इस चीज का ध्यान रख लेना। ओके, सो यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या स्टडी किया था बेटा, गॉस लॉ। गॉस लॉ याद है आपको, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, उसमें हमने देखा था टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम चार्ज इनक्लोज इन गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस में जितना चार्ज इनक्लोज होता है उसके 1 अपॉन में। गॉस लॉ का फॉर्मूला हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, गॉस लॉ को लिख सकते हैं Q अपॉन में एप्सिलॉन, ये आपको याद होगा। बेटा देखो, फ्लक्स जब हमने स्टडी किया था तो फ्लक्स के दो केस बने थे, एक तो 2D का केस और एक 3D का केस। यहाँ मेन पॉइंट है, तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ हमने d5 को इंटीग्रेट किया, तो d5 को इंटीग्रेट करके हम क्या लिख सकते हैं, d5 का इंटीग्रेशन कितना बनेगा, 5, और 5 इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये फ्लक्स आया 2D के केस का, और वहीं पे जब हमने 3D का केस डिस्कस किया था, क्लोज सरफेस डिस्कस किया था, तो यहाँ देखो d5 को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, और 5 को हम यहाँ से क्या लिख पाएंगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो अब मैं वापस गॉस लॉ पे आता हूँ, तो गॉस लॉ का एक तो फॉर्मेट ये बनता है, गॉस लॉ को हम Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं। दूसरा क्या है, we also know, हमें पता है जो फाई है, फाई को हम E वेक्टर डॉट ds वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो एक तो क्या है, ओपन इंटीग्रल का केस बन रहा है, दूसरा क्लोज इंटीग्रल का केस बन रहा है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो एक बात बताओ, गॉस लॉ की डेफिनेशन क्या कहती है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम चार्ज एनक्लोज इन गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस में जितना चार्ज आता है, और आपको पता है गॉसियन सरफेस कैसे होते हैं, 3D सरफेस होते हैं। तो यहाँ पे गॉस लॉ में जो इंटीग्रल का फॉर्मेट आप लिखना चाहो, आपको पता है आप जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को E वेक्टर डॉट ds वेक्टर लिख सकते हो, लेकिन इसके साथ में इंटीग्रेशन लगाओगे तो क्लोज इंटीग्रल आएगा, क्योंकि गॉस लॉ 3D सरफेस के लिए क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से अपने पास दो फॉर्मूले ये बन चुके, इनको कंपेयर करके एक मास्टर फॉर्मूला हम क्या लिख देंगे, फाई को हम क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, या फिर उसको क्लोज इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। फिर हमने कुछ गॉसियन सरफेस भी डिस्कस किए थे। गॉसियन सरफेस बताओ, आपके पास कोई पॉइंट चार्ज हो तो पॉइंट चार्ज का गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, स्फेरिकल इन शेप। यू आर गेटिंग माय पॉइंट,
स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनेगा पॉइंट चार्ज का। ये चार्ज कैसा है? पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। और आपके पास में कोई लाइन चार्ज हो, जब चार्ज किसी लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसका गॉसियन सरफेस कैसे आप बनाओगे? आप सिलिंड्रिकल इन शेप। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अब एक बात बताओ, यहाँ पे लाइन चार्ज के केस में सिलिंड्रिकल शेप में क्यों बना? देखो, जब भी हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं तो हमारी टेंडेंसी एक रहती है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो, एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में बने, तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी इजी? अब एक बात बताओ बेटा, हमारे पास यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। अब मैं कोई एक सरफेस यहाँ पे ले लेता हूँ, स्मॉल सरफेस, ठीक है, ये मैंने लिया, सपोज करो S1 वेक्टर, ये स्मॉल सरफेस है, ds से भी ना दिखाओ, S1 दिखाया मैंने। अब एक बात बताओ आप, ds ये जो सॉरी जो S1 एरिया है, यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर कहाँ बनेगा? नीचे की तरफ। S1 वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ? नीचे की तरफ है। और वहीं पे मैं S1 एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखूं तो ये यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखूंगा मैं तो वो नीचे की तरफ जाएगा ना। तो S1 जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है? यही है जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो इस वाले केस में दोनों के बीच में थीटा कितना हो जाएगा? 0। और हमें जब फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो फाई क्या होता है? ES। क्या होता है? ES। आप इसको S1 भी ना लिखो, S लिख दो, ठीक है। और मान लो कि आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ा फाई, फाई कितना बनेगा? E वेक्टर डॉट S वेक्टर। सो यहाँ पे जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये बनेगा ES कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी? 0, तो cos 0 1, तो कैलकुलेशन इजी होगी ना, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू 0 हुई तो कैलकुलेशन इजी होगी। इसलिए क्या है, हम सिमेट्री के अकॉर्डिंग क्या है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस स्फेरिकल इन शेप, और लाइन चार्ज के केस में गॉसियन सरफेस कैसा होगा? सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ये पॉइंट आप जब न्यूमेरिकल सोल्व करोगे और डेरिवेशन करोगे तो बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है बेटा। और फिर अपने पास कौन सा केस था? अब ये लाइन चार्ज मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं या फिर लाइन को मैं क्या है इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं लाइन चार्ज को ऐसे ड्रॉ कर देता हूं तो उस केस में भी गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा? सिलिंड्रिकली बनेगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ये हमारा मेन पर्पज होता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो, एरिया वेक्टर आप यहाँ पे भी ले सकते हो, एरिया वेक्टर आप यहाँ पे भी ले सकते हो। यहाँ पे आप एस वेक्टर से एरिया दिखाते हैं तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है? ऊपर। तो अगेन इस केस में थीटा कितना हो जाता है? 0। मतलब ये हमारा मेन टारगेट ये रहता है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो एंगल की वैल्यू है ये ज्यादा वैरी ना करे, हमें एक ऐसी वैल्यू मिल जाए जिसकी जो क्या है बिल्कुल इजीली हम वैल्यू जिसकी कैलकुलेट कर पाए, ठीक है। तो ये पॉइंट चार्ज और लाइन चार्ज आपको याद होना चाहिए। फिर साथ ही साथ मैंने एक और आपको बताया था कि आपके पास में एक प्लेनर शीट है, प्लेनर शीट है, और प्लेनर शीट का गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करोगे? तो प्लेनर शीट का भी गॉसियन सरफेस कैसे आएगा? सिलिंड्रिकल इन शेप। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? कैसा रहेगा? सिलिंड्रिकल इन शेप। क्यों रहेगा? अब मान लो ये सीट है तो इस पे क्या होगा? प्लेनर शीट है तो इस पे चार्ज होगा। जैसे मेरा हाथ है, एक रेक्टेंगुलर शीट है, प्लेनर शीट है, ये मैंने बोर्ड पे ऐसे रखी हुई है, तो इसके कारण मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकता हूँ, यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। या ऊपर और नीचे नहीं करेंगे क्योंकि शीट काफी थिन होती है, तो थिन शीट का लेफ्ट और राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ऊपर और नीचे जब शीट को हम इस प्लेस में रखेंगे बट परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो उस केस में यहाँ और यहाँ कैलकुलेट नहीं करते, यहाँ 0 कंसीडर करते हैं। वो आगे बताऊंगा जब डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो अब एक बात बताओ, हमने क्या कर दिया? गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया है ना। ये क्या चीज है? CGS, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। सो अब एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो ये क्लोज सरफेस होता है ना, ये वाला क्लोज सरफेस होता है। तो मेरे को यहाँ पे एरिया वेक्टर ड्रॉ करना हो तो एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा परपेंडिकुलर, और इस वाली शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? इसी डायरेक्शन में। अगेन मेरे यहाँ पे क्या हो जाएगा? थीटा 0 हो जाएगा, मेरे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ठीक है। और ये जो गॉसियन सरफेस का ये वाला एंड कैप है, इस पे एरिया वेक्टर कहाँ बनेगा? इस डायरेक्शन में।
इलेक्ट्रिक इस वाली ये जो शीट है इसमें दोनों ये जो रेक्टेंगुलर शीट है इसमें यहाँ पे भी चार्ज है यहाँ पे भी चार्ज है, थिन शीट होती है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे हो जाएगी इस डायरेक्शन में, तो अगेन यहाँ पे भी थीटा कितना हो जाएगा 0। तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने इस तरह की गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए हैं। सो पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल, लाइन के लिए सिलिंड्रिकल और प्लेनर शीट या रेक्टेंगुलर शीट के लिए गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल इन शेप रहेगा। ओके, तो आप जल्दी से इसको नोट करो, ये कुछ पॉइंट है, ये नोट करना बेहद जरूरी है आपके लिए, ताकि आपको जब न्यूमेरिकल और डेरिवेशन करो तो किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए गॉसियन सरफेस का। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी विल स्टडी हाउ वी कैन प्रूव द गॉस लॉ। हम गॉस लॉ को प्रूव कैसे करेंगे। सो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको एक पॉइंट चार्ज लेना है। सपोज हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, ओके, और आपको मैं पॉइंट चार्ज Q के लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के लिए बोलूं तो इसका गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा बेटा, स्फेरिकल इन शेप। दिस वन इज स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। हाँ, ये सेंटर पे रखता हूं। ओके, फिर मैं क्या करता हूं बेटा, ये गॉसियन सरफेस एक स्फीयर की फॉर्म में, मतलब क्या है, एक फुटबॉल बन गया। गॉसियन सरफेस कैसा बना, स्फीयर फुटबॉल ही होता है, अंदर से होलो होता है और फुटबॉल के सेंटर पे क्या रखा है, चार्ज रखा है, क्यू चार्ज। ओके, सो आपने पॉइंट चार्ज लिया और पॉइंट चार्ज की सराउंडिंग में गॉसियन सरफेस उसका बनेगा स्फेरिकल इन शेप। अब आपको क्या करना है, आपको इस स्फीयर का एक छोटा सा पोर्शन लेना है। इस पूरे स्फीयर का एरिया कितना है, काफी ज्यादा एरिया है ना। अब मान लो इस पॉइंट चार्ज को मैं इस गॉसियन सरफेस से टच करूं तो ये मेरे को क्या मिलेगा, गॉसियन, ये जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है इसका रेडियस मिल जाएगा। ओके, सो मैं क्या करता हूं, अब एक बात बताओ, ये पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज से क्या निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी। पॉजिटिव चार्ज दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस गॉसियन सरफेस में से क्या करेगी, पास करेगी। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये सारी की सारी परपेंडिकुलरली पास करेगी ना, क्योंकि आपको पता है स्फीयर के सेंटर से उसके सरफेस पे कोई भी लाइन हम मिलाते हैं तो वो उस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है गॉसियन सरफेस पे, ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में, इन ओमनी डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में। तो इस केस में क्या क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट होगा, आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट होगा। सो हम क्या करेंगे, आपने एक स्मॉल सरफेस लिया है और ये स्मॉल सरफेस लिया है, इसका सरफेस एरिया कितना है, ds, और इसका एरिया वेक्टर कैसे बनेगा, मान लो इस पॉइंट पे, यहाँ पे इस गॉसियन, ये जो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है इस पे मैंने एक p पॉइंट लिया है, कोई भी पॉइंट लिया है p, और इस पॉइंट p पे ये जो पॉइंट p है ये जो ds स्मॉल सरफेस एरिया में, ds स्मॉल सरफेस एरिया पे ही है। ओके, और इस पॉइंट p पे इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, दिस वन, आउटवर्ड डायरेक्शन में। और यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ड्रॉ करूं तो क्या होगा, एरिया वेक्टर तो क्या है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, जो ds सरफेस दिया है इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या बनेगी, यही बनेगी। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, सो अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो ds स्मॉल सरफेस है इसमें से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी, स्मॉल सरफेस है तो इससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी, तो एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट होगा ना, डेफिनेटली होगा। मैं आपसे कहता हूं स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ds वेक्टर। स्मॉल सरफेस है उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्मॉल होगा और वो कितना होगा, d फाई। d फाई को आप क्या लिख सकते हो, E वेक्टर डॉट
एस वेक्टर होता है ना, यहाँ पे सरफेस एरिया स्मॉल की बात हो रही थी, यहाँ पे स्मॉल ही लेंगे, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, और यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आपका हो गया स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब मेरे को निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस पूरे गॉसियन सरफेस के कारण निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा, तो आप देखो फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल गॉसियन सरफेस, थ्रू होल गॉसियन सरफेस, पूरे गॉसियन सरफेस में से, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, सो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पे फिर लिखोगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो आप कर दो ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, यहाँ पे भी इंटीग्रेट करो, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन कर दिया। बट एक बात बताओ, गॉसियन सरफेस 3D सरफेस होता है, तो इंटीग्रेशन के ऊपर आपको क्या लगाना पड़ेगा, ये सर्कल लगाना पड़ेगा, ये क्या करेगा, क्लोज सरफेस का इंटीग्रेट करोगे, मतलब क्लोज सरफेस का आपको क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। सो डी फाई का इंटीग्रेशन कितना बनेगा, 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, इसको आप क्या लिख सकते हो, ई डीएस कोस थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना है, आप लिखोगे सिंस थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री है। ओके, सो मैं आपसे ये पूछूं, एक तो ये बात आपको पता है थीटा 0 है, फिर मैं आपसे कहूं कि पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो ये तो बिल्कुल ही आसान है ना, चार्ज क्यू से पॉइंट पी आर डिस्टेंस पे है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, फॉर्मूला याद होना चाहिए, कितना होगा, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, इतना होता है ना, या हम इसको बोलते थे कि Q, हम इसको क्या बोलते थे, या तो लिखते थे E इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, या हम बोलते थे KQ अपॉन में r स्क्वायर। तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है, तो आप लिखोगे we also know इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, KQ अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो k को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन में r स्क्वायर, ये लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये सारी ये वाली थीटा वाली वैल्यू और e वाली वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, तो पुट करो आप, मैं क्या करता हूं, इसको यहां लिख देता हूं, इस इक्वेशन को, आपके पास में इक्वेशन क्या थी, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डीएस कोस थीटा था, फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्लोज इंटीग्रल ई की वैल्यू कितनी हमने कैलकुलेट की है, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ओके, और डीएस और कोस थीटा कितना 0, ओके। फिर बेटा देखो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर निकाल लो, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, सारा बाहर निकाल लो, कोस 0 कितना हो जाएगा, कोस 0 तो 1 होता है, तो यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल कितना होगा, ds इंटू 1। देखो बेटा कांस्टेंट चीजें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाती है, तो पॉइंट चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है, r क्या चीज है, गॉसियन सरफेस की रेडियस है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये सारी चीज क्या आ गई बाहर, तो अंदर क्या बचा ये, सो फाई को हम क्या लिख सकते हैं, q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर ds। बेटा एक बात बताओ, ये जो गॉसियन सरफेस पे हमने स्मॉल सरफेस एरिया लिया हुआ है ds, अब ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे गॉसियन सरफेस पे ds होंगे ना, और उन सभी को हम
इंटीग्रेट करें, इकट्ठा करें। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। सभी को हम इंटीग्रेट करें या कलेक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा? पूरे गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ डीएस किसके इक्वल होगा? सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के सरफेस एरिया के इक्वल होगा। तो आपको पता है गॉसियन सरफेस की शेप कैसी है? गॉसियन सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। और आपको पता है गॉसियन सरफेस है उसकी शेप कैसी है? स्फीयर। और स्फीयर का जो सरफेस एरिया वो कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो डीएस का इंटीग्रेशन को आप क्या लिख दोगे? 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है? गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया होता है। तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएस किसके इक्वल होगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर के सरफेस एरिया के इक्वल होगा। दोनों एक ही बात है। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा? 4 पाई को कैंसिल आउट कर दो। 4 पाई को 4 पाई से, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से कैंसिल आउट करोगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट phi इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट क्या है? विच इज गॉस लॉ। which is Gauss law. So beta it was all about the how to derive Gauss law. Okay, जल्दी नोट। So student अभी हमने Gauss law को प्रूव कर दिया था और आपने देखा था कि Gauss law को हमने फाइंड आउट किया था तो phi कितना आया था? Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ओके, मतलब ये केस कब आया था? हमारे पास एक पॉइंट चार्ज था और उसकी सराउंडिंग में हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया था। तो यहाँ पे हमने एयर लिया हुआ था। मीडियम क्या कंसीडर किया था? एयर। तो एयर की परमिटिविटी कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए यहाँ फॉर्मूले में क्या आता है? एप्सिलॉन नॉट। फिर मान लो कि ऐसा हो जाए हमारे पास यहाँ पे चार्ज क्या है? क्यू है, पॉइंट चार्ज है और मीडियम क्या है? एयर ना हो कि कोई और दूसरा मीडियम हो। इट कैन बी एनीथिंग, वाटर, हनी एटसेट्रा। सो कोई भी मीडियम होगा तो उसकी परमिटिविटी कितनी होगी? एप्सिलॉन होगी। तो गेटिंग माय पॉइंट? तो उस केस में गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? phi इज इक्वल टू q अपॉन में एप्सिलॉन। ओके, या फिर आप सॉरी q अपॉन में एप्सिलॉन, या फिर आपको पता है यू ऑल्सो नो, आप लिख दोगे वी नो कि क्या होता है? एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन को आप क्या लिख सकते हो? k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। सो अब इस वाले फॉर्मूले में जब ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो आप क्या लिख पाओगे? phi इज इक्वल टू q अपॉन में एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हो? k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा? जब कोई भी चार्ज है उसकी सराउंडिंग में आप क्या करते हो? कोई मीडियम इंसर्ट कर देते हो तो उस केस में उसका फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा बाई 1 अपॉन में k फैक्टर। 1 अपॉन में k टाइम्स हो जाएगा, 1 अपॉन में k टाइम्स हो जाएगा। इंक्रीज डिक्रीज बाद की बातें हैं। कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में k टाइम्स ऑफ एयर, जो एयर में होता है उसका। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सो अब हम स्टडी करेंगे वो क्या रहेगा, इसको हम रब कर देते हैं। हमें अब क्या करना है? गॉस लॉ की हेल्प से गॉस लॉ का हम यूज करेंगे और कूलॉम्स लॉ को डिराइव करेंगे। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? हमें क्या करना है? डिराइव कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। कूलॉम्स लॉ को हम देखो कैसे डिराइव करेंगे। अभी जो हमने प्रोसेस जो फॉलो किया था सेम हमें, अभी जो स्टडी किया था प्रोसेस सेम हमें फॉलो करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक पॉइंट चार्ज लेंगे क्यों, उसकी सराउंडिंग में क्या ड्रॉ कर देंगे? गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस की शेप क्या रहेगी? सिलिंड्रिकल। ये गॉसियन सरफेस कैसा, सॉरी स्फेरिकल। गॉसियन सरफेस किस शेप का रहेगा? स्फेरिकल इन शेप। और इस गॉसियन सरफेस पे हम क्या करेंगे? कोई एक पॉइंट ले लेंगे P और वो जो पॉइंट P है इस चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे होगा?
आर, और हमें यहाँ पे एक स्मॉल सरफेस एरिया कंसीडर कर लेना है जिसका एरिया कितना है ds, और प्लस क्यू चार्ज, ये जो पॉइंट चार्ज क्यू के कारण पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी, और ये स्मॉल सरफेस है, स्मॉल सरफेस एरिया है, इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होगी तो वो भी सेम डायरेक्शन हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में थीटा कितना हो गया 0। अब मैं आपसे पूछूं कि इस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे जो स्मॉल सरफेस एरिया है इस वाले जोन में कितना फ्लक्स क्रिएट होगा, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट होगा, तो कितना, ये क्या रहेगा स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ds वेक्टर, पहले वाली डेरिवेशन जैसा ही है, बस लास्ट में थोड़ा सा चेंज है। सो यहाँ पे स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा d फाई, और d फाई किसके इक्वल होगा, d फाई होगा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर के इक्वल होगा, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर के। हमें निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो क्या करेंगे, फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S वेक्टर, थ्रू S वेक्टर, या आप लिखो S वेक्टर क्या चीज है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस क्या है, सिलेंडर है, ऐसे सॉरी स्फीयर है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया, उससे कितना फ्लक्स क्रिएट होगा, तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, आप नोट्स बनाओगे तो डिटेल में लिख लेना। आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो बेटा, डी फाई का भी इंटीग्रेशन और ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर का भी, और इंटीग्रेट यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल आएगा क्योंकि क्लोज सरफेस है, 3D सरफेस है। सो डी फाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू, इसको सोल्व करो आप क्या लिख पाओगे, ई ds cos थीटा। और यहाँ पे अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे आपको ये जो पॉइंट P है, यहाँ पे थीटा कितना बना, यहाँ पे 0 डिग्री ना, ये मैंने बता दिया था पहले, थीटा यहाँ पे कितना बनता है 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो फाई यहाँ पे कितना होगा, क्लोज इंटीग्रल E ds cos 0, ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सोल्व करेंगे, फाई इज इक्वल टू, अब आप एक बात बताओ बेटा, ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, गॉसियन सरफेस के सरफेस पे जो भी पॉइंट होगा वहां हर सभी, मतलब इस गॉसियन सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, सेम। ये गॉसियन सरफेस की कंडीशन भी है, जब भी आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो तो इस शेप का सिमेट्री ऐसी होनी चाहिए, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अब एक बात बताओ, तो इस वाले केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, सेम रहने का मतलब कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंटीग्रेशन से, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर आ जाएगी, अंदर क्या रह जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ds cos 0 की वैल्यू, या आपने वैल्यू 0 डिग्री पुट कर दी, cos 0 कितना होता है 1 होता है। सो फाई को आप क्या लिखोगे, e इंटू ds का इंटीग्रेशन। अब आप यहाँ पे बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ ds करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ ds करोगे वो किसके इक्वल होगा, 4 पाई r स्क्वायर। मतलब आपने गॉसियन सरफेस पे एक स्मॉल सरफेस लिया था, और गॉसियन सरफेस पे छोटे छोटे ds सभी को आप इंटीग्रेट करोगे, इकट्ठा करोगे, तो आपको पूरे गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया मिल जाएगा। और यहाँ पे अपने पास गॉसियन सरफेस क्या है, स्फीयर है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया मिलेगा, और स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा बेटा, ds को क्या लिख लूंगा, 4 पाई r स्क्वायर। सो मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन आ गई, मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ, e इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ओके, फिर दूसरी तरफ क्या है, आप यहां पे लिखोगे, वी ऑल्सो नो
ऑल्सो नो। बेटा ये जो इक्वेशन आई है, मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दूं, इक्वेशन फर्स्ट है। आपको और क्या पता है, आपको फ्रॉम गोज लो, फ्रॉम गोज लो, गोज लो से आप क्या लिख सकते हो, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई, सेकंड। ये आपकी इक्वेशन बन गई सेकंड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से, यहां तो क्या कह रहा है, फाई किसके इक्वल है, ई इंटू 4πr² के, यहां क्या कह रहा है, फाई क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जब सेम हो तो राइट भी क्या होगी, सेम होगी। तो दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं फाई किसके इक्वल है, e इंटू 4πr², यहाँ पे q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो हम दोनों इक्वेशन से वी कैन राइट लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट भी सेम होगी, तो हम लिख पाएंगे e इंटू 4πr² इज इक्वल टू q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो यहां से e की वैल्यू को हम लिख देंगे q अपॉन में 4πr² को नीचे ले आओ तो 4πr² एप्सिलॉन नॉट। सो ये क्या बन जाएगा, e इज इक्वल टू q अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट r²। ये आप यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको, देखो आप गोज लॉ से चले थे और आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, कितनी, q अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट r², ये kqr² है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो बेटा अब एक बात बताओ, मैं पॉइंट P पे कोई Q नोट चार्ज रखता, इफ Q नोट चार्ज इज प्लेस्ड एट P, then force experienced by it। बेटा P पॉइंट पे मैं कोई Q नोट टेस्ट चार्ज रखता, यहाँ पे मैंने क्या करना था, यहाँ पे कोई मान लो मैं टेस्ट चार्ज रख देता Q नोट, तो उस पे कितनी फोर्स लगती, कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा है, Q नोट है, तो उस पे फोर्स कितनी लगेगी, कौन सा फॉर्मूला बताएगा, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू वाला बताएगा ना। तो फोर्स कितनी लगेगी, आपको पता है E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, ये वाला एफ बाई क्यू नोट टेस्ट चार्ज पे हमें फोर्स निकालनी है, तो E को हम क्या लिख पाएंगे, एफ बाई क्यू नोट, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू नोट इंटू E। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे E की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं, तो आपको जो फोर्स मिलेगी वो फोर्स कितनी होगी, क्यू नोट, E को क्या लिख सकते हैं आप, Q अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट r²। तो यहां से आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी Q नोट इंटू Q अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट r²। ये क्या चीज है, कूलम्ब्स लॉ। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब एक बात बताओ, एक चार्ज Q है, दूसरा Q नोट है, r डिस्टेंस पे है, तो उनके बीच में फोर्स कितनी होगी, तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन में r²। जब आप वैल्यू निकालोगे तो यही आएगी, दोनों के बीच में कूलम्ब, ये वैल्यू आएगी फोर्स की, तो आप क्या लिखोगे, विच इज कूलम्ब्स लॉ, विच इज कूलम्ब्स लॉ। बिल्कुल बेसिक सा और इजी सा लॉ है, कुछ भी नहीं है ज्यादा। सो इट वाज ऑल अबाउट कूलम्ब्स लॉ। सो डियर स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना और अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ में शेयर करना। और नेक्स्ट क्लास में हम एक नया वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम देखेंगे हमारे पास एक सिलेंड्रिक एक हमारे पास सीट होगी, प्लेनर सीट होगी और एक लाइन चार्ज होगा, उसके कारण उसके सराउंडिंग में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।